Hi, this is Ajay Anand and welcome to History Classes from excelup.com। इस वीडियो में आप भूमंडलीकृत विश्व के निर्माण के तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप पहले विश्व युद्ध के असर के बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरे विश्व युद्ध के असर के बारे में पढ़ेंगे और 1970 के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। पहला विश्व युद्ध बड़ा ही विनाशकारी था, बड़ा ही व्यापक था। इस विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। और मरने वालों और घायल होने वालों में ज़्यादातर लोग जो थे वह कामकाजी उम्र के पुरुष थे। यानी अब जो लोग बच गए थे वो उनमें ज़्यादातर महिलाएं थी और जो पुरुष थे वो कामकाजी उम्र के नहीं थे। तो घर में कमाने वालों की संख्या घटने के कारण यूरोप में कई परिवारों की हालत बहुत खराब हो गई। इस विश्व युद्ध का एक और रिजल्ट ये आया कि इस विश्व युद्ध के पहले ब्रिटेन मुख्य अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन इस युद्ध में लड़ने के लिए ब्रिटेन को बहुत भारी कर्ज लेना पड़ा और विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बन के उभरा। अब अमेरिका जो है वह मुख्य अर्थव्यवस्था हो गई। इस दौरान जापान और भारत में उद्योगों का विकास हुआ। तो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अब ब्रिटेन के लिए फिर से भारत के बाजार में पांव जमाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी और जापान से भी compete करने में कठिनाई आ रही थी। ये सब कैसे हुआ देखते हैं। युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था। वहां गेहूं की पैदावार होती थी और वहां से मुख्यतः पश्चिमी यूरोप में गेहूं जाता था, क्योंकि मुख्य अर्थव्यवस्थाएं पश्चिम में थी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्चुगाल, स्पेन वगैरह। युद्ध के दौरान चूंकि पूर्वी यूरोप भी युद्ध से प्रभावित था, वहां भी लड़ाइयां हो रही थी, तो पूर्वी यूरोप में गेहूं की खेती बंद हो चुकी थी तब तक। और भरपाई करने के लिए कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन हो रहा था। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो पूर्वी यूरोप में फिर से खेती शुरू हुई और वहां से फिर से सप्लाई शुरू हुई। अब इसका परिणाम यह हुआ कि अब चूंकि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से और यूरोप से भी सप्लाई आने लगी पश्चिमी यूरोप में, तो अनाजों की कीमत में भारी गिरावट आ गई, जिससे किसानों को अच्छी खासी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक और जो बड़ी बात हुई वह यह हुई कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, जिसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। इसे समझने के लिए इस आंकड़े को देखिए कि 1920 के दशक में क्या हुआ। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कार का उत्पादन हुआ और 1929 में यह बढ़कर 50 लाख कार हो गया। दरअसल अमेरिकन कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के फाउंडर हेनरी फोर्ड को मास प्रोडक्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने जब बूचर खाने में देखा कि किस तरह से असेंबली लाइन प्रोडक्शन होती है, तो उसी की नकल पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में असेंबली लाइन प्रोडक्शन शुरू किया। उसके पहले 1-2 कारीगर मिलकर के पूरी की पूरी कार बना देते थे, वो सारे पार्ट बनाते थे। लेकिन जो फोर्ड ने अपना जो नया सिस्टम शुरू किया उसमें अब हो गया कि एक कारीगर कोई एक ही काम करेगा। जैसे एक कारीगर या एक टीम है, उसको काम सिर्फ ये दे दिया गया कि वह पहिए लगाएगा, कोई एक कारीगर सीट लगाएगा, कुछ कारीगर केवल इंजन की असेंबली करेंगे और उस पर्टिकुलर पार्ट को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता था, जो कन्वेयर बेल्ट कारीगर के सामने से गुजरती थी और वो अपना काम कर देता था तय समय में। धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट की स्पीड बढ़ाई जाने लगी ताकि प्रोडक्शन बढ़े, कारीगर का आउटपुट बढ़े और उससे फ़ायदा ये होने लगा कि अब फोर्ड मोटर में से हर 3 मिनट पर एक कार बन के निकलने लगी। तो जब मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ,
तो यह संभव हो गया कि कम कीमत में भी कार को बेच करके उससे मुनाफा कमाया जा सके। और यही सिस्टम बाकी चीज़ों के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया गया। तो इससे फ़ायदा हुआ कि लोगों को काम ज़्यादा मिलने लगा, उनकी आय बढ़ने लगी और उपभोग भी बढ़ने लगा। तो इस दौरान जो वाइट गुड्स होते हैं, बजाजी सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन वगैरह की बिक्री काफ़ी बढ़ गई। घरों की भी बिक्री बढ़ गई क्योंकि कर्जे आसानी से मिलते थे। हायर परचेज स्कीम जिसको कहते हैं कि आसान किस्तों पर कर्जे मिल गए, उससे आदमी ने कार खरीद ली, सब चीज़ खरीद ली, जो आजकल हमारे देश में हो रहा। और इससे अमेरिका की कंपनियों की आय बहुत बढ़ गई, अमेरिका में पूंजी काफ़ी पनप गई। तो अमेरिका से पूंजी का निर्यात भी होने लगा 1923 आते आते, और उस पूंजी से यूरोप की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया। लेकिन उसके बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई और एक दौर आया जिसे विश्वव्यापी मंदी कहते हैं या ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इसके दो मुख्य कारण माने जाते हैं। एक कारण है अत्यधिक कृषि उत्पादन और दूसरा अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी। अत्यधिक कृषि उत्पादन के बारे में आपने पहले पढ़ा है कि किस तरह से जब प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से तो गेहूं आ ही रहा था, अब पूर्वी यूरोप से भी आने लगा और अनाज की बाढ़ आ गई बाजार में, जिससे दाम तेजी से गिरे और किसानों की हालत खराब हो गई, वो बर्बाद हो गए। अमेरिकी साहूकार जो कर्ज तो बड़े देते थे, लेकिन थोड़ी सी भी शंका होने पर, बाजार में थोड़ा सा भी उथल पुथल होने पर वो अपने हाथ खींच लेते थे। और उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1928 के पहले हाफ में अमेरिका से जो कर्ज निकला था वह $100 करोड़ था, लेकिन एक साल के अंदर यह गिर करके $24 करोड़ हो गया, तो जिससे अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई। अब इसका असर देखिए, 1933 आते आते लगभग 4000 बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 1932 के बीच 1,10,000 कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी और पूरी दुनिया पर इस मंदी का असर पड़ा, भारत पर भी असर पड़ा। जैसे 1928 से 1934 के बीच भारत में आयात और निर्यात की वैल्यू गिर करके आधी हो गई, गेहूं की कीमत आधी हो गई, तो उससे किसानों की हालत खराब हो गई क्योंकि उन्हें लगान चुकता करने थे, सरकार लगान घटा नहीं रही थी। लेकिन शहर में रहने वाले लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो गया क्योंकि उनके लिए अनाज की कीमत गिर गए, सब्जियों की कीमत गिर गई, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग वो घट गया। अब देखते हैं दूसरे विश्व युद्ध का क्या असर हुआ। दूसरा विश्व युद्ध बिल्कुल अनूठा था, पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा भयानक। और दूसरा विश्व युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें मरने वालों में ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वो युद्ध में शामिल ही नहीं हुए थे, यानी सिविलियंस मारे गए थे। दुनिया के कई बड़े बड़े शहर बिल्कुल तबाह कर दिए गए थे, बम गिराए गए थे उन पर और उनसे बिल्कुल तबाही हो गई थी। इस विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर के आई, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, सॉरी सोवियत रिपब्लिक, जिसको ये लोग ताकत थे। युद्ध के बाद जो दुनिया की शक्तियां थे उनको लगने लगा कि युद्ध बेकार चीज़ है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो आगे से युद्ध ना करें और बाकी काम करें तो बेहतर होगा। और इसके लिए उन लोगों ने दो टारगेट रखे कि किस तरह से औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन बहाल किया जाए, रोजगार का सृजन किया जाए और साथ में पूंजी, सामान और श्रमिकों के प्रभाव पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को किस तरह से नियंत्रित किया जाए। इन सब को देखते हुए इन महाशक्तियों की बैठक हुई 1944 के जुलाई महीने में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई और IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की भी स्थापना हुई। IBRD को हम आज विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो IMF की जिम्मेदारी थी कि सदस्य देशों के बाहरी नफे नुकसान की देखभाल करना, और वर्ल्ड बैंक की जिम्मेदारी हुई युद्ध के बाद के
पुनर्निर्माण की फंडिंग कैसे की जाए। इस मीटिंग में एक्सचेंज रेट को भी फिक्स कर दिया गया, जो विनिमय दर होता है मुद्राओं का, और डॉलर की कीमत सोने की तुलना में रखी गई। 1 आउंस सोने की कीमत रखी गई $35 और अकॉर्डिंगली बाकी करेंसी की कीमत फिक्स हुई। अब इन जो दो इंस्टीट्यूशन हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, चूंकि इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स वाले कॉन्फ्रेंस में हुई थी, इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। अब इनका देखते हैं असर क्या हुआ। 1950 से 1970 के दशक में विश्व का व्यापार काफ़ी फला फूला और ग्रोथ रेट 8% था, और जो औद्योगिक देश थे उनकी आय 5% के रेट से बढ़ी। इन देशों में बेरोजगारी 5% से कम हो गई। तो आप कह सकते हैं कि चारों तरफ खुशहाली आ गई, इन देशों ने आर्थिक तरक्की कर ली, इनकी इनकम भी बढ़ गई, लोगों का जीवन स्तर काफ़ी सुधर गया। इस दौरान यूरोप और जापान ने तेज़ी से तरक्की की और अब उनकी शक्ति इतनी हो गई थी कि वो अब ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन से स्वतंत्र हो गए। अब उन्हें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं थी। इसी दौरान 1950 आते आते 1960 आते आते लगभग सारे उपनिवेश वाले देश जो हैं वो आज़ाद हो चुके थे। उन्हें भी आर्थिक तरक्की करना था, लेकिन उनकी समस्या ये थी कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में जो शक्तियां थी वो उपनिवेशी ताकतें थी जो उनके यहाँ पहले हुकूमत चलाया करती थी। तो इन देशों को लगता था, और कई जगह वह शक वाजिब भी था, कि इनके हितों का ख्याल नहीं किया जा रहा। तो अपने हितों की सुरक्षा के लिए इन देशों ने मिलकर जून 1964 में एक नए ग्रुप का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया G77, ग्रुप 77। आज की तारीख में G77 के 134 मेंबर हैं। भारत G77 के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। ठीक है। फिर 1960 के दशक में क्या हुआ कि अमेरिका ने बिला वजह दूसरे देशों के मामलों में दखल काफ़ी दिया। उसकी वजह से अमेरिका की आर्थिक शक्ति घटती चली गई और डॉलर की वह इज्जत नहीं रही जो पहले थी, और इसलिए फिर अस्थायी विनिमय दर की यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की शुरुआत की गई। 1970 के पहले तक जो विकासशील देश थे उनको सिर्फ वर्ल्ड बैंक या से ही लोन लेना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें कॉमर्शियल बैंक और प्राइवेट लेंडर से भी कर्ज लेने को बाध्य होना पड़ा। फिर 1990 के दशक में USSR यानी सोवियत संघ का बिखराव हुआ, जिससे कई नए देश दुनिया के पटल पे आए और वो भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। इस बीच चीन ने अपने आप को खोलना शुरू किया और चीन में औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। चीन ने अपना सिस्टम इस तरह से कर दिया कि वहां पर औद्योगिक उत्पादन सबसे सस्ता होने लगा। इस दौरान एक फेज यह भी आया कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह ऐसे स्थान की खोज में थी जहां की उनका उत्पादन का लागत कम हो सके। किसी भी बिजनेस में कई काम होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का काम होगा या डेटा का काम होगा, कुछ भी होगा, तो जहां पर कम पैसे में काम हो जाए कोई भी बढ़िया बिजनेसमैन वही करना चाहेगा। तो जैसे अब चीन में प्रोडक्शन का कॉस्ट, उत्पादन का कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है, तो ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट चीन से बनवाने शुरू कर दिए। बाकी कुछ काम होता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है या BPO का काम होता है, कॉल सेंटर का काम होता है, तो उसमें भारत में, फिलीपींस में, यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं कम वेतन पे। तो ये सारे काम दुनिया के इन देशों में शिफ्ट होने लगे। और आज की डेट में आप देखेंगे कि गुड़गांव, बेंगलोर वगैरह में सॉफ्टवेयर की काफ़ी कंपनियां, IT की काफ़ी कंपनियां, BPO हैं काफ़ी। आप कोई भी आज सामान खरीदेंगे तो हो सकता है 90% सामान में आपको मेड इन चाइना का ठप्पा लगा मिले, क्योंकि उत्पादन वहीं होता है। तो अब जो भूमंडलीकरण है उसका स्वरूप बदल गया है, उसका पैमाना बदल गया है और उसकी गति भी बदल गई है यदि हम हड़प्पा या मोहनजोदारो के दिनों से तुलना करें। तो इस पार्ट में आपने देखा कि पहले विश्व युद्ध का क्या असर पड़ा, किस तरह से पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बन गया। अमेरिका में मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई, जिससे न सिर्फ अमेरिका को फायदा हुआ बल्कि यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ। फिर आपने देखा कि दूसरे विश्व युद्ध से क्या क्या असर पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद USSR और USA दो महाशक्तियां बनी
और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ, जिससे औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हुआ। लेकिन बाद में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन लगभग बिखर से गए और धीरे धीरे विकासशील देशों ने भी अपनी महत्वाकांक्षा दिखानी शुरू कर दी और बाद में फिर 1990 के दशक में आते आते बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा शुरू हो गया। इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।